तो कल आपको जो होमवर्क दिया था उसको शुरू कीजिए, ठीक है। और कितना पढ़ लिया था हमने, कहाँ तक पहुंच गए थे? हेलमिन्स वो देखा था हमने ना, हेलमिन्स एंड डिजीज। हाँ, लाइफ साइकिल ऑफ ब्लड फ्लो का काम बताया था आपको, वो कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आइए एनेलिडा में। इसके बाद जो एनेलिड्स होते हैं उसका एग्जाम्पल है अर्थवर्म, केंचुआ। केंचुआ आपने देखा होगा सबने, बारिश के दिनों में खूब देखने को आता है। ये एनिमल भी इवोल्यूशन में एक रिवॉल्यूशन है, विकास के दौरान एक बहुत बड़ी क्रांति है ये जो एनिमल है। क्योंकि इससे पहले के जो एनिमल हैं वो आपने देखा अभी तक प्लेटीहेल्मिन्थेस, निमेटोहेल्मिन्थेस, पैरासाइट्स हैं, बहुत छोटे एनिमल हैं, ये पतले हैं। ये थोड़ा सा एक ऐसा एनिमल है जिसमें पहली बार क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है, हार्ट देखने को मिलता है, लाल रंग का ब्लड देखने को मिलता है, हीमोग्लोबिन वाला ब्लड। हीमोग्लोबिन वाला ब्लड है किसके अंदर? अर्थवर्म के अंदर। और नर्वस सिस्टम डेवलप, सेंसेशन है, सेंस ऑर्गन है उसके अंदर एक तरह से। और बॉडी के ऊपर एक स्किन है, प्रॉपर स्किन है, प्रॉपर स्किन, म्यूकस वाली स्किन। और डाइजेस्टिव कैनाल कंप्लीट है, माउथ से लेकर एनस तक पूरी कंप्लीट डाइजेस्टिव कैनाल, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल है। आहार नली पूरी है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, गिजार्ड है। तो इस प्रकार के। और चलने के लिए सीटी है, सीटी बोलते हैं हम लोग, सीटी, पेरापोडिया, ये चलने के ऑर्गन है। तो आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए इसमें ऑर्गन देखने को मिलते हैं। तो ये तो एक क्रांति हो गई, क्योंकि इससे पहले तो किसी जीव में इतना सारी सुविधाएं थी नहीं। तो जब केंचुए सबसे पहले बने अर्थवर्म, तो एनिमल वर्ल्ड में एक प्रकार की एक क्रांति थी। और इसी सीक्वेंस में बने हैं ये सब एनिमल्स, यही सीक्वेंस है जो आपको कल लिखवाई थी। तो इसको एक रिवॉल्यूशन, क्रांति के तौर पे देखिए, तो फिर आपको समझ में आएगा कि आखिर इतना सारा परिवर्तन एक ही जीव में आ गया। तो ये जो हम लोग साधारण तरीके से जब पढ़ते हैं ना, तो एनेलिडा पढ़ते हैं, तो वो फिर हमारे को टफ लगता है और बेकार सा लगता है कि ये हम कैसे कर पाएंगे, या उसकी लैंग्वेज हमको परेशान करती है। जबकि आप ये देखिए कि इससे पहले वाले जीवों में क्या नहीं था और इसके बाद वाले जीवों में क्या क्या शुरू हो गया, और अर्थवर्म से शुरुआत किन किन चीजों की हुई। तो नेचर ने जब भी सोचा होगा कि हमको इवोल्यूशन करना है, थोड़ा आगे बढ़ाना है, तो ये एडाप्टेशन आए, और ये लाखों साल तक ये प्रक्रिया चलती रही, तब जाकर के ऐसे एनिमल्स आए, ठीक है ना। तो आपको उस तरीके से पढ़ना है। तो और हमेशा मैंने पॉइंट्स बताए थे आपको, कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए किसी भी फाइलम की स्टडी के लिए। पहला पॉइंट बताया था हैबिटेट, हैबिटेट कि वो रहता कहाँ है, मिट्टी के अंदर रहता है, जमीन पर रहता है। तो टेरेस्ट्रियल, हवा में नहीं उड़ते एनेलिड्स, हवा में नहीं उड़ते, जमीन में रहते हैं, ज्यादातर जमीन में रहते हैं। सम आर पैरासाइट्स, कुछ पैरासाइट्स है ना, जैसे लीच होता है, जैसे ब्लड सक करता है। पैरासाइट्स तो नहीं कह सकते, सेंग्रीवोरस कहते हैं। लीच को क्या कहते हैं? सेंग्रीवोरस। लीच भी एनेलिड है। लीच थेरेपी सुनी होगी आपने, ब्लड को साफ करता है। कई लोग उसके माध्यम से, लीच के माध्यम से इलाज करते हैं, खास करके खून की बीमारियों का इलाज। खराब खून को ऐसा है कि वो निकालता है लीच। और समुद्र में फूड चेन के इकोसिस्टम के रूप में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो मराइन होते हैं बहुत सारे, फ्रेश वाटर भी होते हैं, तो इकोसिस्टम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट फूड चेन का हिस्सा है, खाद्य श्रृंखला का हिस्सा है। बहुत सारे छोटे एनेलिड्स जो हैं
बहुत ही छोटे जो हैं वो प्लैंक्टॉन्स का काम कर जाएंगे। छोटे जो हेलमिन्स हैं या छोटे जो सिलेंट्रेट्स हैं वो प्लैंक्टॉन्स हो जाएंगे। प्लैंक्टॉन्स 4 होते हैं, वो लिख लीजिए, पहले नहीं लिखा है तो। इकोलॉजी में पढ़ते हैं हम लोग, प्लैंक्टॉन्स, न्यूस्टॉन्स, नेक्टॉन्स एंड बेंथोस। पहले बताया था मैंने, शायद कहीं आपको लिखवाए थे। प्लैंक्टॉन्स, इन प्लैंक्टॉन्स का शरीर इतना छोटा होता है, इतना बारीक होता है, सूक्ष्म होते हैं, ये छोटे होते हैं, और इनमें तैरने की, स्विमिंग की इतनी पावरफुल व्यवस्था नहीं होती जैसे मछलियों में फिन्स होते हैं, पेक्टोरल फिन, डोर्सल फिन, ऐसे फिन्स हैं। पख बोलते, पंख नहीं बोलते, पख। पंख जो होते हैं वो विंग्स, और फिन्स क्या हो जाएंगे, पख। पख शब्द यूज की, हिंदी में पख शब्द यूज करते हैं, पंख अलग चीज हो जाती है। तो मछलियों के पख होते हैं, पंख नहीं। तो वो जो पख होते हैं उनसे वो अपनी दिशा खुद तय कर लेती है। लेकिन प्लैंक्टॉन्स में पानी की गति जिस दिशा में हो रही है उसी दिशा में गति होती है, वो अपनी दिशा नहीं बदल सकता। वो उनके आकार बहुत छोटे होते हैं प्लैंक्टॉन्स के। प्लैंक्टॉन वो सूक्ष्म जीव हैं जो अपनी इच्छा से रास्ता नहीं बदल सकते। पानी जिधर बह रहा है उधर बह जाते हैं और सतह पे तैरते हैं, सरफेस फीडर होते हैं, सतह के ऊपर तैरते हैं। और यदि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फाइटोप्लैंक्टन है। अगर उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, और वो फोटोसिंथेसिस करने वाले हैं तो वो फाइटोप्लैंक्टन है। और अगर वो दूसरों पे डिपेंड करने वाले प्लैंक्टन है तो वो जू प्लैंक्टन है। समझ में आ गया प्लैंक्टन की परिभाषा? जो अपनी इच्छा से पानी पे नहीं तैरते क्योंकि उनका वजन बहुत कम है, उनके पास पावरफुल सिस्टम नहीं है तैरने का। वो पानी की गति की दिशा में अपने आप बहते रहते हैं इधर उधर। पानी का हिलोरा इधर की तरफ आता है तो वो इधर आ जाते हैं, पानी किनारे की तरफ बह रहा है तो किनारे पे चले जाते हैं। तो ऐसे उनका आना जाता है। इन प्लैंक्टॉन्स के ऊपर जो जिंदा रहते हैं उन्हीं को कहा जाता है फिल्टर फीडर। पिछली बार यूपीएससी ने पूछा था कि निम्न में से फिल्टर फीडर कौन है, पूछा था ना प्री में प्रश्न आया था। फिल्टर फीडर वो है जो प्लैंक्टॉन्स को खाता है, फिल्टर करता है, यानी पानी पीता है और पानी पीने के साथ उसके अंदर जो प्लैंक्टॉन्स होते हैं वो उसके एलिमेंट्री कैनाल से चिपक जाते हैं, फेरिंग से चिपक जाते हैं, उनको डाइजेस्ट कर लेता है। इसको बोलते हैं फिल्टर फीडिंग। तो आपको तरह तरह के एग्जाम्पल थे, उसमें अंदाजा लगाइए। तो आप देखेंगे कि कुछ एनिमल्स जैसे वेल है, वेल इतनी बड़ी है लेकिन उसके बावजूद वो फिल्टर फीडिंग करती है, ठीक है ना। तो ऐसे कौन कौन से एनिमल है, तो उसमें शायद मोलस्कन्स थे, मोलस्का एग्जाम्पल था, है ना। तो मोलस्का भी करते हैं। तो छोटे, बहुत छोटे मोलस्क होंगे वो फिर प्लैंक्टॉन्स हो जाएंगे, छोटे सिलेंट्रेट फिर प्लैंक्टॉन्स हो जाएंगे, छोटे आर्थ्रोपोड्स प्लैंक्टॉन बन जाएंगे, ठीक है। तो प्लैंक्टॉन्स, तो ये समुद्र में फूड चेन की शुरुआत होती है इससे। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स फाइटोप्लैंक्टॉन्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होंगे? फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फिर उनके ऊपर जिंदा रहने वाले जू प्लैंक्टन। जो फाइटोप्लैंक्टन पे जिंदा रहते हैं वो जू प्लैंक्टन हो जाएंगे। और फिर उन जू प्लैंक्टन को खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएंगे एक तरह से। तो बात समझ में आ गई आपको? प्लैंक्टॉन्स। दूसरा होता है न्यूस्टॉन्स। वो भी सरफेस वाले होते हैं लेकिन वो उल्टे लटके रहते हैं, पानी के अंदर होते हैं। प्लैंक्टॉन सरफेस के ऊपर होते हैं और ये पानी के अंदर होते हैं। जैसे आप पानी में अपने छाती के बल अगर तैर रहे हो और पीठ आपकी बाहर है तो आप एक तरह से प्लैंक्टॉन हो। और अगर आप उल्टे लेट गए और पीठ पानी के अंदर है तो आप न्यूस्टॉन हो गए। अंदाजा समझ में आ गया ना, समझने के लिए हो गया। तो न्यूस्टॉन और प्लैंक्टॉन में ये अंतर है।
कि वो पानी के अंदर रहते हैं और पानी की सतह उनके ऊपर होती है, और वहीं पे वो फीड करते हैं और वहीं पे वो तैरते रहते हैं। और नेक्टॉन्स कौन से होते हैं? नेक्टॉन्स वो हैं जैसे कि मछली अंदर तैरती है, मगर, और ये जो अपनी इच्छा से तैरते रहते हैं वो नेक्टॉन्स हैं, और जो तली में रेंगने वाले होते हैं वो बेंथोस है। तो इकोलॉजी समझ में आ गई, मराइन इकोलॉजी, वो एक्वेटिक इकोलॉजी, एक्वेटिक सिस्टम वाली। तो कभी भी सवाल आएगा तो इसमें से निम्न में से नेक्टॉन कौन सा है या निम्न में से प्लैंकटन कौन सा है, तो बहुत आसानी से समझ लीजिए। प्लैंकटन होगा तो डेफिनेटली वो माइक्रोस्कोपिक होगा, बहुत सूक्ष्म होगा, बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो ये चीज है। एनेलिडा, एनेलिडा में हम लोग कुछ खास खास चीजें, आप लोग नोट्स बना लीजिए। एक तो नोट्स बनाइए मेटामेरिज्म पे, जो कल आपको बताया था मेटामेरिज्म, उस पे बनाइए। दूसरा ट्रोकोफोर लार्वा, एक बहुत इंपॉर्टेंट लार्वा है एनेलिडा में जिसका नाम है ट्रोकोफोर लार्वा, TROCHOPHORE, ट्रोकोफोर लार्वा। कभी कभी ये पूछा जाता है कि एनेलिडा का लार्वा कौन सा है, तो ट्रोकोफोर लार्वा। निरीज, एक और इंपॉर्टेंट एनिमल बताया था आपको, कीटोप्टेरस, कीटोप्टेरस, CHAETOPTRUS, कीटोप्टेरस। ये इंपॉर्टेंट है बायोल्यूमिनेसेंस के लिए, चमकदार है, ये चमकीला होता है, जैसा नॉक्टिल्यूका बताया था प्रोटोजोआ में, ठीक वैसा ही कीटोप्टेरस, पानी में चमकने वाला। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कुछ फीचर्स हैं उसके आधार पे प्रश्न बनते हैं, है ना। एफ्रोडाइट, एक और एनिमल लिखिए, एफ्रोडाइट, सी माउस कहते हैं एफ्रोडाइट, चूहे जैसा दिखता है तो इसलिए इसका नाम सी माउस है। एक एनिमल हमने बताया था आपको, बोनेलिया, जाकर के सर्च कीजिएगा विकिपीडिया में, बोनेलिया, BONELLI है। बोनेलिया बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक एनिमल है, वो फोटोसिंथेसिस करता हुआ सा दिखेगा आपको, पत्ती जैसा दिखेगा, हरे रंग का दिखता है, और पूरी जो बॉडी उसकी है वो काफी बड़ी होती है, 2 से 3 फीट भी होता है, छोटे भी होते हैं, 1 फीट वाले भी हैं। लेकिन वो जितनी भी बड़ी बॉडी आपको दिखाई देगी, पूरा जो एनिमल आपको बोनेलिया, जब कभी आप वीडियो देखेंगे, इमेज देखेंगे, तो बोनेलिया जो आपको दिखेगा वो फीमेल है, पूरी की पूरी फीमेल होती है। मेल उसमें 2 या 3 मिलीमीटर का होता है और वो उसके अंदर रहता है, फीमेल के अंदर ही मेल होता है, अलग से मेल नहीं होता। और पूरा जो शरीर आपको दिखाई देगा, पूरा शरीर, वो सारा का सारा शरीर 99.99% जो शरीर है वो किसका है? फीमेल का। और उसी के अंदर बहुत ही छोटा 0.001% के बराबर जो आपको एक छोटा सा डॉट होता है वो मेल होता है, वहां से स्पर्म रिलीज होते हैं। तो बिल्कुल ही एक अलग टाइप का सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, इसको बोलते हैं लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, और उसका अलग ही प्रकार का उदाहरण है बोनेलिया एनिमल किंगडम में, इसलिए इसको परीक्षा में पूछा जाता है। जो इंटरेस्टिंग है वही पूछे जाएंगे, फालतू चीजें नहीं पूछी जाएंगी, जो बहुत यूनिक है दुनिया में, बिल्कुल ऐसा एग्जाम्पल है कि जिसपे लोग आश्चर्य करते हैं कि ऐसा भी होता है, वो प्रश्न बनता है। तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको ये खास खास बातें बता दी, तो इनको कर लीजिए। एक क्लाइटेलम के ऊपर नोट्स बनाइए। क्लाइटेलम क्या होता है? छोटा सा नोट्स बनाइए 2-3 लाइन का। क्लाइटेलम, क्लाइटेलम की परिभाषा, कोकून, कोकून की परिभाषा। एक टर्म और काम आ सकती है आपकी, डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस और इनडायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस में, डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर लार्वल स्टेज प्रेजेंट है किसी भी एनिमल में, एग के और एडल्ट के बीच में लार्वा आता है, तो उसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। एग और एडल्ट के बीच में यदि लार्वा मौजूद है, यानी पहले एग लार्वा बनेंगे,
और लार्वा से फिर एडल्ट बनेगा, तो ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। बिकॉज इसको हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। इसका नाम क्या है? मेटामॉर्फोसिस। अंडे से लार्वा बनना और लार्वा का फिर मेटामॉर्फोसिस होता है, कायांतरण होता है, और कायांतरण होकर के वो वयस्क बनता है। इसलिए ये कहलाता है, अगर मेटामॉर्फोसिस मौजूद है यानी कि लार्वा मौजूद है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और अंडे अगर सीधे ही बच्चों में बदल जाते हैं यानी एडल्ट में बदल जाते हैं, लार्वा की जरूरत नहीं है, तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट, प्रत्यक्ष विकास। तो एक प्रत्यक्ष विकास है, अप्रत्यक्ष विकास, परीक्षा में पूछा जा सकता है। लार्वा अगर है तो फिर लिक्विड की जरूरत पड़ेगी यानी पानी की जरूरत पड़ेगी, बीच में पानी होना चाहिए। अब अर्थवर्म कहाँ होता है? अर्थवर्म मिट्टी में होता है। तो कई बार क्या होता है कि आपसे ये पूछ लिया जाता है कि अर्थवर्म में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है या इनडायरेक्ट होता है। तो अर्थवर्म तो मिट्टी में होता है और लार्वा तो तैरते हैं पानी में, लिक्विड में तैरते हैं। तो अर्थवर्म अंडे देंगे और अंडों में से बच्चे निकलेंगे, और अंडों की सुरक्षा के लिए कोकून बनाया जाता है। अंडों की सुरक्षा के लिए कोकून होता है, ठीक है। तो यही चीज एमनियोट और एनेमनियोट में आती है। जब हम एमनियोट और एनेमनियोट पढ़ते हैं तो यही चीज आती है कि एम्फीबिया जो होते हैं, मछली और एम्फीबिया जो होते हैं वो एनेमनियोट होते हैं, उनमें एमनियन नहीं होता, क्योंकि वो पानी में अंडे देते हैं। मछली और एम्फीबियंस जो है वो पानी में अंडे देते हैं, जबकि रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मेमल्स, मेमल में तो बच्चे होते हैं सीधे, लेकिन फिर भी कोई अंडे भी देता है और बच्चे भी होते हैं। तो बच्चों का डेवलपमेंट तो गर्भ में होता है, तो उसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, एमनियन बोलते हैं उसको। तो एमनियन तो मेमल में भी होता है, रेप्टाइल में भी होता है और बर्ड्स में भी होता है। इन तीनों में एमनियन होता है, इसलिए इनको बोलते हैं एमनियोट्स। इसलिए इनके इतना तंत्रिका तंत्र में भी हम बात करते हैं तो कितनी 12 तंत्रिका होती है, 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जो पिछली बार आया था प्रश्न। 10 क्रेनियल नर्व या फिर 12 क्रेनियल नर्व आया था ना प्रश्न, एमपीपीएससी का, देखा नहीं आपने पेपर? वही है एमनियोट और एनेमनियोट। तो एनेमनियोट्स जिनमें एमनियन नहीं है। क्यों? एमनियन की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि पानी में अंडे दे रहे हैं तो अंडे सूखते नहीं है, और एमनियन में एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो अंडों को सूखने से बचाता है। सांप, छिपकली, मगर, कछुआ, ये सब जमीन पे अंडे देते हैं, सूखे में अंडे देते हैं, घोंसलों में अंडे देते हैं, घोंसला बना के देते हैं। तो सूखे में देते हैं, और कड़क धूप पड़ती है तो अंडा तो सूख जाएगा, मर जाएगा। इसलिए उसके चारों तरफ जो एग होता है, उसका जो कवर होता है वो कठोर होता है, इसलिए उसका कवच कठोर होता है। मछली के और एम्फीबिया के जो अंडे होते हैं वो पानी जैसे अंडे होते हैं, बहुत पतले अंडे होते हैं और पानी जैसे होते हैं। अगर उनको आप धूप में रख दोगे, अगर पत्थर पे मछली अंडे देगी तो मर जाएंगी सारी मछली, सारे अंडे मर जाएंगे, क्यों? बहुत पतले होते हैं, उनके ऊपर कवर नहीं होता, खोल नहीं होता। लेकिन जो अंडे रेप्टाइल्स देते हैं, सांप के अंडे, छिपकली के अंडे, इनके चारों तरफ एक कवर होता है, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, योग होता है, भोज्य पदार्थ होता है, खाने पीने का सामान होता है उसमें, और वो वातावरण से सूखने से भी बचाता है। तो इस प्रकार के अंडों को कहा जाता है क्लीडोइक एग। इस टाइप के जो एग्स होते हैं वो कहलाते हैं क्लीडोइक एग्स। डेसिकेशन से बचाते हैं, वो सूखने से बचाते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम डेसिकेशन। और मैकेनिकल शॉक से भी बचाते हैं। अंडा कभी गिर गया, छोटा मोटा लुढ़क गया तो भी कोई दिक्कत नहीं,
बहुत ही ऊपर से अगर गिर पड़ेगा तो बात अलग है, फूट जाएगा। लेकिन ऐसे ही कहीं से लुढ़क गया थोड़े ऊंचे स्थान से, तो लुढ़कता हुआ नीचे आ गया तो फूटेगा नहीं, बच्चा सुरक्षित रहेगा अंदर। तो क्लीडॉइक एग का होना, एमनियन का होना, ठीक है, तो ये कहलाता है एमनियोटा। तो ये विकास क्रम है। पानी से बाहर निकालना था एनिमल्स को, जमीन पे लेके आना था, पेड़ों पे लेके जाना था, तो नेचर ने व्यवस्था की उसमें कि अभी तक तो ये पानी में अंडे देने के आदी थे और पानी में ही अंडे देते थे। तो इनके अंदर एडाप्टेशन ये था कि अंडे बड़े पतले होते थे, बारीक होते थे और उनकी झिल्ली जो पानी जैसी होती थी और काम हो जाता था उनका। लेकिन अब इनको भेज रहे हैं जमीन पर, तो इनके अंदर कुछ परिवर्तन करो। तो चारों तरफ एक खोल दिया, अंदर एमनियोटिक फ्लूइड दिया और थोड़े समय के लिए भोजन दे दिया। योक, पीला पदार्थ जो अंडे के अंदर होता है, योक, वो उसका भोजन है शिशु का। जो चूजा बनेगा या जो भी आगे जाकर के एनिमल बनेगा, उसका भोजन भी उसमें सुरक्षित करके दिया। मेमल्स में और अच्छी व्यवस्था कर दी उनने, कहा नहीं अंडे बाहर देने की जरूरत नहीं है, आपका बच्चा अंदर ही तैयार करो और बड़ी संख्या में अंडे देने की भी जरूरत नहीं। छिपकली 15-20 अंडे दे देगी, सांप 40-50 अंडे दे देगा। बोले फालतू इतना अंडा देने की क्यों करता है? मैंने आपको बताया था, डार्विन ने कहा था ओवर प्रोडक्शन, अति उत्पादन, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात है और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है। तो जब जीवन के लिए संघर्ष होगा तो बहुत सारे मारे जाएंगे और जो फिट होगा केवल वही सरवाइव करेगा, तो जो सक्षम होगा वही जिंदा रहेगा। तो ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये तो कंपटीशन है, ये तो संघर्ष है। तो ये है जीवन संघर्ष, कोई संग्राम जिंदगी है, तो संग्राम है, जीवन संग्राम है, उसमें बचना बड़ा मुश्किल है। और बचना बड़ा मुश्किल है तो संख्या बढ़ा दो, तो इसलिए अंडों की संख्या बढ़ा दी। और उसमें से कुछ एक अंडे तो जिंदा रहेंगे। प्रकृति में उनका ये कि इतने ज्यादा अगर पैदा करेंगे तो कुछ तो बचेंगे। इसलिए गरीब लोगों में जिनमें स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होती उनमें ज्यादा बच्चे होते हैं, क्योंकि वो जागरूक भी नहीं होते, शिक्षित भी नहीं होते, उनके पास पैसा भी नहीं होता। और पहले के जमाने में, आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले सब लोग, आपके दादाजी के देखोगे तो 4 भाई थे, सब लोग बोलेंगे ना, आपके नाना जी 5 भाई थे, 2 बहनें थी, 7-7, 6-6, 7, 5-5 ऐसे भाई बहन होते थे, क्योंकि बचते नहीं थे, मर जाते थे, बच ही नहीं पाते थे, बहुत कम बचते थे। लेकिन जैसे जैसे विकसित अवस्था आई, एजुकेशन आया, हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ी, तो अब बहुत कम बच्चे होते हैं। क्योंकि तो ये तो मनुष्यों ने जब प्राकृतिक वर्ण इतना कर लिया, तो नेचर भी ये बात जानती है ना, तो नेचर ने भी इसी प्रकार का सिलेक्शन किया। तो लोअर मैमल्स में आप देखोगे कि उनमें ज्यादा बच्चे होते हैं, चूहे में, बिल्ली में, जो रोडेंट्स होते हैं उनमें ज्यादा बच्चे होते हैं, कुत्ते में। लेकिन जैसे जैसे हायर मैमल्स की तरफ जाते हो तो बच्चों की संख्या सीमित होती जाती है, उनमें सीमित बच्चे होते हैं। बंदर में, टाइगर में तो कब्स जो है कितने होंगे? 2-3, ज्यादा नहीं होते, क्योंकि उनको मालूम है सरवाइव कर जाएंगे। इनको इतना पावरफुल बना रहा है, इतना पावरफुल पंजा दिया है, इतने अच्छे दांत दिए हैं, कोई न कोई मिल जाएगा खाने का तो जिंदा रह लेंगे। तो सुविधाएं जो है वो बॉडी की फैसिलिटीज जब आपको एडाप्टेशन बढ़ा देंगे और आपकी बॉडी की फैसिलिटी बढ़ा देंगे तो तब रिप्रोडक्शन की घटा देंगे। फिर साल में 2 ही बार बच्चे दे पाओगे, 1 ही बार बच्चे दे पाओगे, इस प्रकार की व्यवस्था कर देंगे। और जेस्टेशन पीरियड बढ़ा देंगे, तो मनुष्य का 9 महीने का है जेस्टेशन पीरियड, तो वो एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है, तो उसमें व्यवस्था बिल्कुल अलग हो गई। तो ऐसे विकास हुआ है, विकास क्रम। कहाँ अंडे दे रहे थे, कहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, यूनिसेल्युलर थे, विखंडन हो रहा था बॉडी का, विखंडन होते होते फिर जो है फर्टिलाइजेशन शुरू हुआ, फर्टिलाइजेशन से अंडे पानी में देना शुरू हुए, फिर जमीन पे देने की व्यवस्था आई और फिर यूटरस में ही हो गया। तो ये पूरा एक इवोल्यूशन है जो देखने को मिलता है पूरा आपको प्रोटोजोआ से लेके मैमल्स तक। मैं अगली बार जब आपको पढ़ाऊंगा तो अगली बार जब क्लास होगी तो कॉर्डेट वाली लेंगे, आज हम इनोवेटिव रेट खत्म करने की कोशिश करते हैं।
तो इस सीक्वेंस में आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए तो वापस आते हैं हम लोग आर्थ्रोपोडा पे चलते हैं। चलिए एनेलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा, अगली क्लास है आर्थ्रोपोडा। यहाँ एक कनेक्टिंग लिंक को नाम याद रखिए, पेरीपेटस, बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है पेरीपेटस, PERIPETUS, PATUS, पेरीपेटस। ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में कनेक्टिंग लिंक। दोनों के लक्षण है इसमें, एनेलिडा के लक्षण भी हैं, आर्थ्रोपोडा के लक्षण भी, दोनों के कैरेक्टर मिलते हैं। तो आर्थ्रोपोडा फिर एक रिवॉल्यूशन है और ज्यादा, पानी में भी है, फ्रेश वाटर में भी है, जमीन पे भी है, पेड़ों पे भी पहुंच गए, हवा में भी उड़ने लगे। आर्थ्रोपोडा हवा में भी उड़ने लगे, यानी एरियल एडाप्टेशन भी हो गया, टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन भी हो गया, बरोइंग भी हो गया, बिल बना के रहने वाले भी हैं आर्थ्रोपोडा। तो दुनिया में जितना भी जीव है, जितने भी एनिमल हैं, उन एनिमल का लगभग 95% आर्थ्रोपोडा है। दुनिया में जितना भी एनिमल है उनमें 95% किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा। तो सबसे बड़ा जीव जगत है ये, सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा, सर्वव्यापी है, ठीक है। ईश्वर के बारे में नहीं कहा जा सकता कि सर्वव्यापी है, लेकिन आर्थ्रोपोडा सर्वव्यापी है साइंस के हिसाब से बात करें तो साइंस में कॉस्मोपॉलिटन कह सकते हैं हम, एकदम सर्वव्यापी, हर जगह मिल जाएगा आर्थ्रोपोडा, ठीक है। जब आप धर्म में आओगे तो फिर आप ईश्वर की बात कर सकते हो, साइंस में तो वहाँ ईश्वर की बात होती नहीं, तो वहाँ तो एनिमल्स की और प्लांट्स की बात हो रही है। तो सर्वव्यापी एनिमल अगर कोई है तो वो है आर्थ्रोपोडा, हर जगह मिल जाता है। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है उनका, मैंने आपको लिखवाया भी था शायद होमवर्क, क्या आर्थ्रोपोडा का इंसेक्ट का होमवर्क करके आना। इंसेक्ट का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और इसकी स्टडी होनी चाहिए, सभी लोगों को पता होना चाहिए, कॉमन सेंस का पार्ट है ये, जनरल अवेयरनेस का ही पार्ट है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा हो तो आर्थ्रोपोजिशन जो बोलते हैं हम लोग, पेरा, आर्थ्रोपेटा, मेटा, पेरा पढ़ा है ना, बेंजीन में पढ़ा होगा आपने, पोजीशन होता है ना उसमें, ठीक वैसे ही इसमें आप उसकी बॉडी की जो देखेंगे तो आर्थ्रोपोजिशन पे आपको पैर लगे हुए मिलेंगे। हालांकि ये आर्थ्रोपेडिक हॉस्पिटल जो होते हैं उससे जुड़ा हुआ है। अपेंडिसेस, उपांग, पैरों का जुड़ा होना दोनों तरफ। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आर्थ्रोपोडा में होती है उपांग, पैर, चलने वाले पैर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलने के स्पेशल पैर होते हैं, ये आपको एनेलिडा में देखने को नहीं मिले थे। और जॉइंटेड लेग्स, जॉइंट्स होते हैं उनमें। तो आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपेडिक जो होता है वो जॉइंट्स, डॉक्टर किसका होता है, जॉइंट्स का डॉक्टर होता है एक तरह से, आर्थ्रोपेडिक सर्जन बोलते हैं हम लोग। तो डॉक्टर राणावत के बारे में बताया था मैंने, चित्तरंजन सिंह राणावत मध्य प्रदेश के थे, हमारे नीमच डिस्ट्रिक्ट के, हम नीमच डिस्ट्रिक्ट का ही रहने वाला हूँ। और बहुत छोटा कस्बा है वहाँ पर एक सरवानिया महाराज, जहाँ से मैंने भी एजुकेशन लिया था, बहुत छोटी जगह है, बहुत ही छोटा कस्बा है, वहीं के रहने वाले थे वो, वहाँ के महाराज ही थे, पुरानी रियासत थी एक, उसी के डिसेंडेंट्स में से थे वो, डॉक्टर चित्तरंजन सिंह राणावत, CS राणावत। पद्म विभूषण दिया था उनको 2003 में भारत सरकार ने। और मैं पे चर्चा करता रहता, जॉइंट्स की बात आई है इसलिए उनके नाम का जॉइंट चलता है पूरी दुनिया में, राणावत जॉइंट, राणावत जॉइंट। जो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन बनता है, मास्टर ऑफ सर्जरी करता है मेडिकल कॉलेज में, वो राणावत जॉइंट जरूर पढ़ता है, उसकी किताबें हैं। न्यूयॉर्क में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है राणावत हॉस्पिटल, उनके बच्चे ज्यादा देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के घुटने का ऑपरेशन किया था उनने,
तो सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश के हैं, एमपीपीएससी में पूछा भी गया उनके बारे में और अभी फिर से कभी भी आ सकता है। इंदौर मेडिकल कॉलेज में उन्होंने एमएस किया था, गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर से, एमजीएम से, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज। तो वहां से उन्होंने किया। उसके बाद एमपीपीएससी ने वैकेंसी निकाली थी मेडिकल कॉलेज के लिए, तो एमपीपीएससी भरा उन्होंने फॉर्म। एमपीपीएससी में फॉर्म भरा तो एमपीपीएससी में इंटरव्यू के लिए जब गए तो उनको रिजेक्ट कर दिया एमपीपीएससी कि हम आपको प्रोफेसर नहीं बनाते। तो वो अमेरिका चले गए। तो अमेरिका में जाकर के दुनिया के सबसे बड़ा ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वो दुनिया के सबसे बड़े। और अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी यदि घुटना की खराबी है तो उन्हीं को दिखाया जाता है, ठीक है। और उनके पास कोई भी इलाज कराना अमेरिका का, दुनिया का कोई भी व्यक्ति सौभाग्य समझता है। तो एमपीपीएससी फेल हो जाओ तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है कि नहीं? कई बार होता है, असफलता में बहुत बड़ी सफलता होती है। अमिताभ बच्चन को भी फेल कर दिया गया था रेडियो में, आकाशवाणी में, जो तुम्हारी आवाज ठीक नहीं है, उसी आवाज से वो पैसा कमाता है ना। तो जिस चीज के लिए रिजेक्ट किया जाता है उसी चीज के लिए हो सकता है आप दुनिया में जाने जाएं। तो ये एक उदाहरण मैंने आपको बताया, चित्तरंजन सिंह राणावत, CS राणावत। विकिपीडिया में जाके सर्च करिएगा और पढ़िए उनके बारे में। एमपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीएससी के लिए भी है, क्योंकि आप मध्य प्रदेश से आते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है। फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी का घुटना खराब हो गया और वो व्हील चेयर पे चलने लगे, प्रधानमंत्री थे, 2002-03 की बात है, तो उनसे सलाह ली गई कि सर दुनिया के सबसे बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन तो आप हैं और इंडियन भी हैं आप, तो थोड़ा भारत के प्रधानमंत्री के इलाज के बारे में कुछ बताइए। उन्होंने कहा मैं एक टीम भेजता हूँ, वो पहले इलाज करने के लिए अस्पताल सेलेक्ट करेगी, फिर मैं आऊँगा ऑपरेशन के लिए। तो मेरी टीम आएगी और वो अस्पताल की कंडीशन देखेगी कि अस्पताल मेरे आने लायक है कि नहीं, मतलब मतलब ऐसा अस्पताल है नहीं, है भी है कि नहीं, कि मैं वहां पर वो सब सुविधाएं होनी चाहिए जहां वो इलाज कर सके। तो उन्होंने एम्स दिखाया तो उन्होंने एम्स को रिजेक्ट कर दिया उनकी टीम ने। उनकी टीम ने एम्स को रिजेक्ट कर दिया और ब्रिज कैंडी अस्पताल जहां उनकी डेथ हुई थी अभी, लता मंगेशकर की, वो अस्पताल उन्होंने सेलेक्ट किया कि हाँ ये ठीक है, इसमें मैं करूंगा। तो कुछ बात समझ में आई? एमपीपीएससी जिसको प्रोफेसर के लिए रिजेक्ट कर रही थी, उसने एम्स, उसकी टीम ने, उन्होंने भी नहीं किया, उनके चपरासी टाइप जो डॉक्टर थे उन्होंने एम्स को रिजेक्ट कर दिया। तो समय बड़ा बलवान होता है, समय ऐसे बदलता है। तो इंस्पिरेशनल स्टोरी लग रही कि नहीं? मैं मिला हूँ उनसे और काफ़ी इम्प्रेसिव व्यक्ति हैं, यहाँ पे भी और न्यूयॉर्क में भी, दोनों जगह मिला हूँ। तो मैंने देखा है उनको बहुत नज़दीक से। पद्म विभूषण, फिर भारत सरकार ने तुरंत बीच में पद्मश्री पद्म भूषण नहीं, सीधा पद्म विभूषण 2003 के, ठीक है ना, क्योंकि प्रधानमंत्री का घुटना ठीक किया और उनको चलने लायक बनाया, तो पद्म विभूषण तो बनता है और भारत के सपूत है। फिर तो उन्होंने इंडिया को ही बाय बाय कर दिया ना, वो तो वहीं के नागरिक हो गए, उनके बच्चे वहीं के नागरिक हैं, वहीं की महिला से उन्होंने शादी भी कर ली और वो पूरा, वो तो वहीं के हो गए, अमेरिका के हैं। अब तो अमेरिका का गौरव है, हम ये कह सकते हैं कि वो भारतीय मूल के हैं, हमारे यहाँ से निकले हुए हैं, बाकी वो अमेरिकन है। वो अपने आप को अमेरिकन ही मानते हैं, इंडियन मानते ही नहीं। इंडिया जैसा कुछ है भी नहीं, और वो सोचते हैं कि इनके पास इन्होंने दिया ही क्या, बल्कि रिजेक्ट ही किया है ना, अपमान ही किया था, ठीक है। तो ये होता है। तो इसलिए कभी भी ऐसी चीजों से असफल हो जाए, छोटी मोटी किसी एग्जाम वगैरह से, तो हो सकता है कि आप बाद में एमपीपीएससी वाला आपका इंटरव्यू ले रहा है और आपको भगा रहा है, और बाद में आप इतनी अच्छी पोजीशन में पहुंच जाओ कि इंटरव्यू कौन लेगा ये आप तय करने लगोगे ना, कि इंटरव्यू लेने वाले लोगों को आपके सिग्नेचर से बिठाया जाने लगा। आप सिग्नेचर करोगे कि
अब ये इंटरव्यू लेंगे, आप वहां पहुंच सकते हो, बड़ा रास्ता खुलता है। हरिवंश राय बच्चन ने एक बहुत अच्छी फिलॉसफी बताई थी, मैंने पिछली क्लास में भी कहीं बताई थी, मन का हो जाए तो अच्छा, ना हो जाए तो ज्यादा अच्छा, है ना। तो अच्छी चीज है वो फिलॉसफी, उससे डिप्रेशन नहीं आता, निराशा नहीं आती। नहीं तो कई बार आदमी वही समझने लगता है कि यही सब कुछ है, जबकि उसके आगे का रास्ता भी है। तो आर्थोपेडिक जब भी बात आती है तो मुझे उन्हीं का जिक्र आता है। दुनिया के वो आर्थोपेडिक के भगवान हैं, जॉइंट्स के भगवान हैं, ठीक है। नकली घुटना, उनके नाम का घुटना चलता है, उसको बोलते हैं राणावत जॉइंट, उन्हीं के नाम पे जॉइंट का नाम है। पूरी दुनिया के सर्जन पढ़ते हैं उसको। तो दुनिया भर के जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है उनके लिए वो गॉड है एक तरह से, ठीक है। उनसे मिलना या उनसे बात करना या उनका एक लेक्चर सुनना बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। तो ये चीज है। तो इंडिया ने बहुत कुछ दिया है, पढ़िए, बहुत कुछ है भारत से, लेकिन वो यहाँ कदर नहीं होती उसकी, है ना। सुंदर पिचाई यहाँ रहता तो जोमेटो में हो सकता है वो घूमता फिरता आपको यहाँ खाना वाना देता रहता, और कोई होता तो यहीं घूमता रहता, उसकी कोई कदर यहाँ नहीं होगी। वहां वो परखते हैं, हीरे को पकड़ उड़ा ले जाते हैं। मैंने कहा ना, स्कॉलरशिप के माध्यम से उड़ा ले जाते। 10th क्लास में बहुत ब्रिलियंट आदमी है, उड़ा ले जाएंगे। 12th का बहुत अच्छा बच्चा है, उसको उड़ा ले जाएंगे, बोलेंगे ये ब्रेन हमको चाहिए। तो बेस्ट ब्रेन ढूंढता है अमेरिका, और बेस्ट ब्रेन को किसी भी हद तक पे करने के लिए तैयार रहता है। तुम्हारी कीमत बोलो, तुम बेस्ट ब्रेन हो दुनिया के, सबसे अच्छे ब्रेन हो, मुझे चाहिए। तो जब अच्छे ब्रेन वो लेके चले जाएगा तो फिर चाइना ने उल्टा किया। चाइना ने अपने ब्रेन परमानेंटली नहीं दिया, उसने कहा हमारे बच्चे पढ़ने आएंगे, सीखेंगे, और फिर चाइना में आके फिर वो कॉपी करेंगे, क्योंकि तुम जो कोई भी, इसलिए चाइना इक्का दुक्का चीज खरीदने में विश्वास रखता है। उल्टा एक दे दो, बोले नहीं एक नहीं, इतने बड़े चाइना में एक से क्या होगा, बोले नहीं वो एक दो तुम बस अभी, फिर बताते हैं तुम्हें क्या होता है। वो उसको कॉपी कर लेते हैं, वहां जो ब्रेन है उसके वो तैयार करने जाता है। तो रशिया के साथ भी जो अभी पूरे हथियारों की डील है, मैं कल ही उसको देख रहा था आर्टिकल, तो उसमें वो बोलता है कि रशिया ने कहा मैं बल्क में दूंगा, ये एक में नहीं दूंगा। उसको मालूम है पैसे की जरूरत मुझे है रशिया को, और पैसा तो चाइना ही देगा क्योंकि इसको जरूरत भी है, लेकिन ये कॉपी करने में होशियार है। उसने 5 साल तक ऐसे ऐसे हथियार दिए जो भारत को बेचता है, हम कॉपी नहीं कर पाते, और चाइना का ब्रेन जो होता है वो कॉपी कर लेता, फिर वो दोबारा डिमांड नहीं करता। 5 साल में सबकी कॉपी कर ली उसने, तो वो तो ठगा सा महसूस हुआ उसको मालूम है दोनों दोस्त जरूर हैं, चाइना और रशिया, लेकिन दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो रशिया ने भी कहा, बोले कि मैं जो है आपको बल्क में दूंगा, मतलब अच्छा खासा खरीदो मेरे से, ये एक इक्का दुक्का नहीं, मैं ऐसे खुद ऐसे छुटपुट नहीं दूंगा तुमको, ज्यादा खरीदो, तब तो मुझे प्रॉफिट है ना, क्योंकि तुम तो कॉपी कर लेते हो। सबकी कॉपी कर ली उसने। आपका 1 लाख का फोन होता है अमेरिका का, वो 10,000 का बना देता है, पूरा उसी का कॉपी, वही क्वालिटी, वही चीजें, वही सब। तो जबरदस्त धज्जियां उड़ाई उसने चाइना में। तो उसने कभी भी परमानेंट ब्रेन ड्रेन नहीं किया, उसने बाहर जाने ही नहीं दिया अपने ब्रेन को। चाइना ने कहा पढ़ने जाओ, शिक्षा प्राप्त करो, सीख के आओ, लेकिन सेवा करो चाइना में। हमारे यहाँ से जो टॉप ब्रेन होता है वो सेवा करता है अमेरिका की, वो अपने आप को अमेरिकन नागरिक बोलता है, खुद को अमेरिकन बोलने लगता है, सेवा भी उसी की करता है, वो जीडीपी भी वहां का बढ़ता है, टैक्स भी वहां देता है, नागरिक भी वहां का कहलाता है, अचीवमेंट भी अमेरिका का होता है। इंडिया में कुछ नहीं, कभी कभार आकर के यहाँ IIM IIT में उसके लेक्चर वगैरह करवा लो, बस ताली बजा लो, और यूट्यूब पे बहुत सारे व्यूज हो जाते हैं क्योंकि इंडियन बहुत देखते हैं। ये हमारे यहाँ का है, ये है। चाइना अलग चीज है, चाइना में रियल नॉलेज नहीं था, रियल वो कुछ भी नहीं था, खुद का आविष्कार बहुत कम है। 90% उसने कॉपी किया है, और कॉपी करने में वो बिल्कुल नहीं डरता, बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। धज्जियां उड़ाता है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, जबरदस्त धज्जियां उड़ाता है, ह्यूमन राइट्स की भी उड़ाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की भी उड़ाता है, और कॉपी कर लेता है, और वो स्वीकार भी कर लेता है कि हाँ ये ठीक है, मैं यही करूंगा।
उसमें भी उसको कोई दिक्कत नहीं। रशिया के पास ओरिजिनल नॉलेज था लेकिन सिलेक्टेड, सेगमेंटेड था, उतना नहीं था। एंटायर आपको पूरी अगर सीरीज मिलेगी नॉलेज की तो वो अमेरिका में मिलेगी। रशिया कुछ चीजों में, न्यूक्लियर वाली कुछ चीजों में, स्पेस वाली कुछ चीजों में सेगमेंटेड, लेकिन पूरा कंप्लीट अगर आपको सीरीज मिलेगी नॉलेज की, एजुकेशन की, रिसर्च की, R&D की पूरी, तो वो आपको अमेरिका में मिलेगी, यूएस में। इसलिए यूएसए ओरिजिनल है और उसने हायर किए हैं ब्रेन, पूरी दुनिया से ब्रेन हायर किया है। जापान से भी किए हैं, यूरोप से भी किए हैं, इंडिया से भी किए हैं, अफ्रीका से भी किए हैं, साउथ अमेरिका से भी किए हैं। जहां उसको नॉलेज मिलता है वो उसको खरीद लेता है, उसको कहता है तुम्हारी सैलरी बताओ। वो कहोगे नहीं मैं आपके यहाँ थोड़े दिन काम करना, थोड़े दिन परमानेंट, हमको परमानेंट चाहिए। तो इसलिए 10th 11th 12th में ही वो हमारे यहाँ पे भी नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम वगैरह होते हैं ना, टैलेंट सर्च की जो एग्जामिनेशन होती है NTSC वाली, और वो क्या है, ठीक वैसा ही कंसेप्ट है कि 10वीं कक्षा में आप कंपटीशन में शामिल हो जाओ और अच्छे मार्क्स लाए तो हम आपको स्कॉलरशिप देंगे। वो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है उसकी, इसलिए वो बहुत आगे है और हम लोग अच्छे से उसको जाने देते हैं, विदा करते हैं। इसका सिलेक्शन अमेरिका में हुआ, ये नासा में जाएगा, ये एलन मस्क के इसमें जाएगा, ये फलाने शिफ्ट में जाएगा, ये उसमें जाएगा, और हम यहाँ उसे माला पहना के उसको हवाई जहाज में बिठा देते हैं। तो जो टैलेंट है उसको तो हम अपनी इच्छा से उसको विदा कर देते हैं। फिर कहते हैं भारत पिछड़ा हुआ है और अमेरिका से चीजें खरीदनी, फिर वो वहां कुछ बनाता है, उसको फिर भारत सरकार खरीदती है, हम सब खरीदते हैं, हम पे करते हैं फिर उसका। तो उसको यहाँ रोकने की व्यवस्था करो ना, उसको जो अमेरिका दे रहा है उससे दुगना आप यहाँ दे दो, उसको ऑफर कर दो कि अमेरिका इतने डॉलर दे रहा है, हम तुमको इतना देंगे, यहीं रह करके काम करो। लेकिन वो उड़ना चाहता है, वो ग्रोथ लेना चाहता है, वो वैसे क्लासरूम चाहता है, वैसे टीचर चाहता है, वैसे लाइब्रेरी चाहता है, वैसा एटमॉस्फेयर चाहता है, वैसा रूल ऑफ लॉ चाहता है। सबसे बड़ी बात तो फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहता है जो अमेरिका में है, रूल ऑफ लॉ। यहाँ तो वो बाइक लेके घर जा रहा होगा और एकदम किसी ने ठोक दिया, बोले वो तो नेता का भतीजा है, फोन आएगा तो वो तो मुस्कुराता हुआ चला गया, वो हॉस्पिटल में टांग का इलाज करा रहा है। तो ये रूल ऑफ लॉ नहीं है। इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर हैं। ये चीज फिर उसको यूएस में मिलेगी। इसलिए समझ में आ रहा है ना, लॉ एंड ऑर्डर कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, इक्वेलिटी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, फ्रीडम ऑफ स्पीच कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि आपका टैलेंट जो है, वो जो ब्रेन है, वो पलायन कर जाएगा, वो कहेगा ये देश रहने लायक नहीं है। क्योंकि रूल ऑफ लॉ नहीं है, नेचुरल लॉ नहीं है, नेचुरल जस्टिस नहीं है यहाँ। तो नेचुरल जस्टिस होनी चाहिए और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। यहाँ आए दिन दंगे होते हैं, मारकाट की बात होती है, कर्फ्यू लग जाता है, इंटरनेट शट डाउन हो जाता है। आज इस जिले का इंटरनेट 3 दिन के लिए बंद कर दिया। ये सब निगेटिव इम्पैक्ट है, ईज ऑफ डूइंग नहीं है। करप्शन बहुत है, रेड टेपिज्म बहुत है, और नेताओं के रिश्तेदारों के काम होते हैं, पार्टी में जो ऊपर बैठे हैं केवल उन्हीं के बच्चों के काम होते हैं, उन्हीं के लोगों के काम होते हैं। नेपोटिज्म है। तो ये सारी चीजें निगेटिव जाती हैं। तो आगे पॉलिटिक्स के साथ जुड़ गया नहीं ये। तो राष्ट्र के विकास के लिए ये सब चीजें जरूरी है। मीडिया की स्वतंत्रता, ईज ऑफ डूइंग, करप्शन फ्री होना, रूल ऑफ लॉ का होना, एनवायरमेंट अच्छा होना, एनवायरमेंट अच्छा होना, हवा साफ होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे इस वजह से भी बाहर जा रहे हैं, हवा साफ नहीं है बाहर। ये आपने तुलना करके देखा नहीं ना, नहीं तो आपको समझ में आता। तुलना करें तो समझ में आता। यूएस में मैं जिनके यहाँ ठहरा हुआ था तो उनकी पत्नी बताते कि तुम्हारे अंकल को जो है इन डॉक्टर ने इंडिया जाने से मना किया और तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इंडिया मत जाना। कुछ बात समझ में, मतलब इंडिया जाओगे तो मर जाओगे। मैंने कहा हम तो वहीं से आए हैं, वहीं जा रहे हैं वापस।
बोले नहीं, इनको सूट नहीं करेगा, हवा ठीक नहीं। तो अमेरिका के डॉक्टर मना करते हैं बीमार आदमी को, भारत नहीं जाओगे। स्वस्थ हो, लंग्स अच्छे हो, मजबूत, तो वहां से खराब करके आ सकते हो लेकिन पहले से खराब हो तो वहां मत जाओ, मर जाओगे। हम लोग तो ऐसे में जी रहे हैं मस्ती से, क्योंकि हमको आदत है, और इससे ज्यादा साफ सुथरा हो जाए तो हमारा ऐसा वो होता है, सांस अटक जाए कि ये कहाँ आ गया हमको इतनी गंदगी की आदत हो गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300-400 वाला तो होना ही चाहिए, तभी अच्छा लगता है। तो कभी यूएस में आप उतरेंगे और उसके बाद जब यूएस में देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी आंखें काफी साफ हो गई काफी साफ हो गई, बहुत साफ दिखता है, बहुत दूर तक साफ दिखता है, विजिबिलिटी बहुत है। जहां तक जो कुछ भी है, जो कुछ दिखना चाहिए वो पूरा ही साफ दिखता है आखिरी तक। हमारी विजिबिलिटी थोड़ी दूर जाके खत्म हो जाती है। अभी लॉकडाउन में विजिबिलिटी बढ़ गई थी ना, देखे थे बिल्कुल एकदम, जब लॉकडाउन कड़क वाला लगा था, 1 महीना वाला, वो 21 दिन का महाभारत मोदी जी का सुना था कि नहीं? उन्होंने कहा था बस 21 दिन की बात। उस वाले को सुना था कि नहीं? वो तब आपने देखा था जंगली जानवर शहरों में आ गए थे, और मेरठ से जो है हिमालय की चोटियां दिखने लगी थी, सहारनपुर से, और वहां से वो विजिबिलिटी वो वाली तो दिखने लगी थी ना। तो यहाँ पे भी तो होने ही लगा था। आप खुद भी अगर बाहर निकल के उन दिनों में देखते तो आसमान बहुत नीला और सफेद वाला, बादल तो एकदम सफेद और नीला, मतलब एकदम नीला, बीच में कोई डिफरेंस नहीं। कई बार तो बादल और आसमान दोनों मतलब मिक्स हो जाते हैं, उसका भी कलर ऐसा हो जाता है कि सफेद नहीं रहता, उसका नीला नहीं रहता, तो दोनों का कलर मिलता मिलता ऐसा लगता है। वो था एकदम ऐसा डिजिटल, अल्ट्रा एचडी में चले गए थे, तो वो था। तो वो उसका मूल्य है, इसलिए तो मैं कहता हूँ डॉलर का मूल्य बहुत ज्यादा है। तो क्यों ज्यादा है? इतने रुपए क्यों लगते हैं डॉलर के? $1 के इतने सारे रुपए लगते हैं, वो इन चीजों के लगते हैं। इसलिए यहाँ से ब्रेन पलायन कर जाते हैं, यहाँ रहना नहीं चाहते। उसको मालूम है मैं लाइन में लगूंगा और पीछे से जो आया वो आगे चला जाएगा। मैं भी हॉस्पिटल में कुछ दिखाने के लिए गया था, तो मैं काफी देर से वेट कर रहा था। 10 लोग थे, मैं ईमानदारी से लाइन में लगा हुआ था, 10वां नंबर था मेरा। 9 लोगों ने दिखाया, लेकिन मेरे से जो पीछा है वो पहले चले गए। और उनके पीछे एक बुढ़िया थी 70 साल की, तो वो तो लड़का जो था वो तो एकदम ही अंदर चला गया, और उसके साथ उसकी पत्नी भी थी, वो भी चली गई। उन दोनों ने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। बुढ़िया ने मेरे को गुस्से में देखा, मतलब कि तुम्हारा नंबर था ये और हम चले जा रहे हैं, तो उल्टा गुस्सा मुझ पे कर रही थी। तो मैंने कहा ये मुझे जाना था इसमें। बोला हमारे बाद चले जाओ मतलब खड़े रहो, हमारे बाद चले जाना। उसके मुंह पे कोई असर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि उसने कहा मुझसे, उन दोनों में यंग जो थे वो कपल, उसको तो ये शर्म थी कि इनसे बात ना करें, क्योंकि नजरें चुरा के भागे थे, तो मुझे देखना भी नहीं चाहते थे और मेरा सामना भी नहीं करना चाहते थे। लेकिन जिनके प्रति मेरी श्रद्धा थी, 70 साल की बुढ़िया जो है, वो मुझे कहती है कि ये दोनों गए, मैं भी जा रही हूँ, हमारे बाद चले जाना, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद चले जाना। इतना क्लियर मैसेज यूएस में ऐसा नहीं होता। यूएस में बल्कि इंडियंस वहां रूल तोड़ते हुए दिखते हैं, और आप गलती से अगर आगे चले गए तो वो आपको पीछे नहीं करेंगे। उसके बाद वो कहेंगे ठीक है आप चाहिए, आप कहोगे कि नहीं नहीं मैं गलती से आगे आ गया तो सॉरी, बोले नहीं कोई बात नहीं, आप गेस्ट है, मतलब आप आगे आ जाए। यूरोप में भी कई लोग सीट से उठ जाते हैं अगर आप बाहर से हैं, तो बोलते हम तो यहीं के हैं, हमारे देश में आप आए हो, आप बैठो, आप बैठो, नहीं तो आप क्या जाके बताओगे हमारे देश के बारे में, इमेज कैसी जाएगी हमारी। आपको बैठना चाहिए, हम तो खड़े रह लेंगे, हम तो यहीं के हैं। तो ये है माहौल। इस माहौल के लिए इंडियन ब्रेन मरता है। और जिसने अपने बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ा लिखाया, बहुत अच्छा समझाया, शिष्टाचार सिखाया, ईमानदारी सिखाई, लाइन में लगना सिखाया,
वो तो फिर डरता है कि भारतीय समाज में तो ये सर्वाइव कर ही नहीं सकता, तो यहाँ तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये बच्चा तो मारा जाएगा। तो उसको लगता है कि ये स्वीडन में ही करेगा, ये स्विट्जरलैंड में ही करेगा, ये अमेरिका में ही करेगा, तो कभी भी अपने बच्चों को भारत में भविष्य सोचता ही नहीं है, कभी नहीं सोचता। उसको मालूम है सर्वाइव नहीं कर सकता यहाँ, तो वहीं के बारे में सोचता है। और वो बच्चा भी बना वहीं के लिए, वहां उसको बहुत अच्छा लगता है, यहाँ वो कॉम्पिट कर ही नहीं पाता है। खास करके आईएएस आईएएस के बच्चे, क्योंकि वो बहुत रिजर्व नेचर के होते हैं, नौकर रहते हैं बहुत सारे घर में, काम करने वाले ड्राइवर होते हैं, माता पिता अकेले छोड़ते नहीं है, स्कूल में भी उनका वीआईपी टाइप ट्रीटमेंट होता है, टीचर उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो उन्होंने कभी संघर्ष देखा नहीं होता। और पिता की डेथ हो जाए मान लीजिए 45 की उम्र में और बच्चा अभी 4th क्लास में पढ़ रहा है, तो फिर उसको क्या फेस करना पड़ेगा भारत में, समझ सकते हो ना। और अगर किसी का 12वीं क्लास तक या ग्रेजुएशन भारत में हो गया इसी तरह से, तो बहुत रिजर्व तरीके से वो तो फूल की तरह रहा ना, वो तो एक तरह से, यहाँ तक कि एसी भी दूसरे सेट करके देते हैं उसको, एसी का रिमोट भी नहीं उठाना उसको, तो चपरासी आता है, वो खाना देने जो आता है वो एसी कम ज्यादा करके चला जाता है, वो अपना पढ़ रहा है बच्चा। मैंने कहा ना वो आईएएस थे, तो वो आईएएस अपने बच्चे के लिए किताब लेनी होती थी दिल्ली से, तो वो 2 डिप्टी कलेक्टर को भेज देते थे दिल्ली, ट्रेन में बिठा देते थे भोपाल से, वो 2 डिप्टी कलेक्टर जाते थे और बुक स्टॉल से किताबें लेते थे और फिर ट्रेन में बैठ जाते थे, यहाँ लाके उसको दे देते थे। तो कभी बुक स्टॉल नहीं गया। नौकर पेंसिल छील के देते थे पहले, जो वो गोले लगाने के लिए पेंसिल होती थी ना, अब तो पेन से होता है। हमने देखा है कि आईएएस के बच्चे जब यूपीएससी का एग्जाम देने आते थे प्री, तो उनका शार्पनर से वो छील के देते थे, नुक्का बना के देते थे, नुकीला करके देते थे वो पेंसिल, यानी वो शार्पनर से छीलता तक नहीं था ऐसे बच्चे जो है उनको तो बहुत दिक्कत आती है। अरे पिताजी आईएएस ना रहे या मर जाए, सस्पेंड हो जाए या करप्शन इसमें जेल में चले जाए, तो फिर उनका क्या होगा। हम जब छोटे थे और बचपन में से जो पढ़ते थे, तो हमारे साथ में जो ऑफिसर्स के बच्चे आते थे, तो हम लोग तो कुछ भी खा लेते हैं मार्केट में या कुछ भी, लेकिन उनके यहाँ टिफिन आता था और उनको वो चपरासी आकर के टिफिन दे के जाता था। तो टीचर कई बार क्लास ही बंद कर देता था, वो पूरा जब चपरासी चला जाता था टिफिन रख के, तब जाकर पढ़ाना फिर शुरू करता था। इतना इम्प्रेस रहते थे टीचर, 3 बार उससे जाके पूछते थे कि बेटा आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। तो इस प्रकार की जिंदगी जीने वालों के लिए तो भारत में फिर बहुत बहुत दिक्कत आती है। बाद में तो संघर्ष ही है ना, पिताजी होंगे कहीं होंगे और वो गया चेन्नई में या इधर उधर कहीं कोलकाता में या वहां के किसी कॉलेज में, और वहां वो ऐसे लाइन में लगा हुआ है, और उसके पिता ने भी देखा वो ऐसे ही था, पीछे से कोई आया आगे आगे, उसने कहा पीछे जाओ, तो ठुकाई कर देगा उसको अगर उसने लाइन में लगने के लिए किसी को बोला तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए बहुत, इसी को रूल ऑफ लॉ के मान सकते हैं आप लोग, इसी को कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ या कानून के सामने सब बराबर है। तो भारत इस मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ बहुत औंधी सीधी वो चीजें बहुत चलती है, रिकमेंड बहुत चलते हैं, सिफारिश बहुत चलती हैं, और चीजें उन्हीं को मिलती हैं जिनकी पहुंच है, रिसोर्सेज उन्हीं तक पहुंचते हैं। तो स्कार्सिटी, इसलिए दिक्कतें बहुत है, करप्शन भी बहुत है। तो भारत को अगर अमेरिका से कॉम्पीट करना है, चाइना से करना है, अभी तो कंपटीशन में कहीं है नहीं, हम लोग 10 गुना 12 गुना कम है इकोनॉमी में, तो अभी तो कंपटीशन में भी नहीं है हम लोग। ये तो क्या है, केवल बचकानी बातें हैं, फालतू की बातें हैं, मन बहलाने के लिए है। असली में तो हम 10 अमेरिका से करीब 15 गुना कम है और चाइना से 11-12 गुना कम है, 10 गुना तो आई है कम, और इसी से होता है सब कुछ। और उन सब में आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में बहुत चेंज करना पड़ेगा इंडिया की, बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत है। हम तो उल्टा जा रहे हैं,
फिर से कट्टरता ला रहे हैं, फिर से धार्मिक उन्माद, फिर से झगड़ा टंटा, फिर से। तो ये तो बहुत खतरनाक चीज है। तो उम्मीद ही नहीं लगती कि उधर जा रहे हैं। तो फिर विश्व गुरु कैसे बनेंगे? विश्व गुरु ऐसे बनेंगे कि जो हमको गुरु नहीं मानेगा उसको पीट देंगे। मतलब हमको गुरु मानो। तो असली में आप पावरफुल हैं कि नहीं है? तो असली में पावरफुल तो इकोनॉमिकली होते हैं, जेब में पैसा होना चाहिए। कई बार कॉलेज में जो बहुत पैसे वाले का बच्चा होता है वो इलेक्शन नहीं लड़ता, और एक मिडिल क्लास वाले का बच्चा इलेक्शन लड़ता है, और वो गुंडागर्दी भी करता है, और वो कॉलेज का प्रेसिडेंट भी बन जाता है, और उसके नाम 4-5 FIR भी हो जाती है, और उसने 8-10 का खून भी निकाल दिया। बहुत कुछ उत्पात उसके नाम होते हैं। लेकिन जो बहुत रईस का बच्चा है वो पूरी राजनीति सेट करता है, कौन क्या बनेगा ये सब वही डिसाइड करता है, और उसके पास बहुत कुछ पावर भी होता है, लेकिन वो उसके नाम एक भी FIR नहीं है, एक भी झंझट नहीं, वो सबके सामने मीठा भी बना होता है, और पैसा बहुत होता है उसके। तो सुपर पावर उसको कहते हैं जो कुर्सी पर बिठाता है, कुर्सी को चलाता है, जिसकी मर्जी चलती है। तो हमें दुनिया में उस टाइप का सुपर पावर बनना है, या उस उठाई गिरे टाइप बनना है उसका, जो आपको पावरफुल दिखता है लेकिन वाकई में पावर उसके पास नहीं है। चाइना और अमेरिका उस तरह के पावरफुल कंट्री हैं जिनके पास है, और अगर हमको हासिल करना है तो ठीक उसी रास्ते पे चलना होगा। बिजनेस बिजनेस बिजनेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, R&D, एजुकेशन। एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो, R&D में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो, खूब लोगों को साइंस में भेजो, रिसर्च करवाओ, तब आत्मनिर्भरता आएगी, तब हम सेल्फ डिपेंड होंगे। और निर्यात करो, चीजें पूरी दुनिया के हिसाब से बनाना सीखना होगा। दुनिया के किस कोने में किन लोगों को किन चीजों की जरूरत है वो बनाना सीखना होगा, और फिर उन चीजों को निर्यात करो और पैसा कमाओ, पैसा बनाओ, तब जाकर के आप दुनिया में ताकतवर होंगे। ऐसे ही अपने आप को ताकतवर मान लेने से नहीं होगा ना, ऐसे नहीं होगा। और वो दिखने के लिए पहली शर्त है स्कूल्स बहुत बढ़िया होने चाहिए, एजुकेशन बहुत बढ़िया होनी चाहिए, छोटी छोटी जगहों पर लाइब्रेरी होनी चाहिए, लोगों को पढ़ने का शौक होना चाहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नहीं। अमेरिका में मोबाइल चलाते हुए बहुत कम लोग दिखेंगे आप। मोबाइल पे भारत में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं लोग। अमेरिका के जो अधिकांश काउंटीज में मैंने जाकर के लाइब्रेरी में देखा, मैं दूर दराज की लाइब्रेरी में भी गया जानबूझ करके, तो देखा लोग बैठ के पढ़ते हैं, किताबें निकलवाते हैं, पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में खूब समय बिताते हैं। तो लाइब्रेरी में भारत के लोग कम समय बिताते हैं। JNU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लोग लाइब्रेरी में ज्यादा समय बिताते हैं, तो वो अलग लेवल है उसका। दिल्ली यूनिवर्सिटी से IAS बनते हैं, हम बोलते हैं ना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से ज्यादा IAS बनते हैं, जयपुर यूनिवर्सिटी से ज्यादा बनते हैं, इलाहाबाद से बनते हैं, पटना से बनते हैं। तो वहाँ आप लाइब्रेरी कल्चर देखोगे, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं, वहाँ बहुत लोग मेंबर हैं। आप लोग कितने लोग लाइब्रेरी के मेंबर हैं और खूब लाइब्रेरी में बैठ करके सिटिंग लगाते हैं, लाइब्रेरी से बुक्स इशू कराते हैं? नहीं करा पाते। स्कूल के बच्चे कितने कराते हैं? भोपाल में 4 या 5 स्कूल हैं जिनके 6 के बच्चे, 7th के बच्चे, 8th के बच्चे। मैं कई बार टेबल टेनिस खेल रहा होता हूँ या कुछ खेल रहा होता हूँ किसी IAS के साथ, IPS के साथ। अच्छा, वो बच्चे का, बेटे का लाइब्रेरी का टाइम हो गया, वो आज सैटरडे है और आज ये है, तो वो 2 बुक्स जो है वो चेंज करानी है, तो खेलना बंद करके सबसे पहले भागेगा। ऐसा भी नहीं कि ड्राइवर को बोल दिया कि जाओ इसकी बच्चे को बिठा ले जाओ और जाओ 2 किताबें चेंज करके आ जाना। खुद जाता है, पेरेंट्स खुद जाते हैं, इतने सिंसियर हैं, खुद जाते हैं, साथ में बैठते हैं और फिर वहाँ वो 2 किताबें रखवाते हैं, 2 नई किताबें लेने। तो 6th क्लास के बच्चे की क्या किताब और क्या, हमारे यहाँ तो वैसे ही पीट देंगे उसको। बोले साला क्या करेगा तू, पढ़ गई, ये पहले ये पढ़ लिया तूने, पहले जो रखी है वो तो पढ़ ले। माहौल ही नहीं है वो वाला, हम दे ही नहीं पाते माहौल। वो US स्तर का माहौल है। US में एक बार आप जाके आओगे तो आपका व्यवहार बदल जाएगा किताबों के प्रति।
गैजेट्स के प्रति व्यवहार बदल जाएगा। वो व्हाट्सएप जानबूझ के नहीं चलाते क्योंकि उससे डिस्ट्रैक्शन आता है, इसलिए वो ईमेल से बात करते हैं। आप उनको बोला मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, ये करूँ, नहीं, मेल जरूर खोलते हैं डेली। वहां मेल चेक करने की आदत, अमेरिका में मेल चेक करने की आदत, ईमेल चेक करते हैं। ईमेल अकाउंट आप अमेरिका में किसी का भी आप यूज करो, ईमेल प्रॉपर चेक किए जाते हैं 1 to 1, और ईमेल से ही आपको जवाब भी मिलेंगे। व्हाट्सएप चैटिंग और इसमें डिस्ट्रक्शन आता है, फेसबुक वगैरह नहीं, ज्यादा यूजर भारत में फालतू का डिस्ट्रक्शन, स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, एक एडिक्शन है, आप स्क्रॉल करते जाओ। तो ये मैंने जानबूझ करके ये अंतर बताया, इससे आपकी जिंदगी में कुछ डिफरेंस आएंगे। किताबों के नजदीक ज्यादा बैठोगे, वो रियल इंडिया बनेगा। और वो बनाने के लिए मुझे लगता है कि सरकार तो निगेटिव ले जा रही है, जिसकी जिम्मेदारी है कि उसको उस दिशा में ले जाना चाहिए, वही गलत दिशा में ले जा रहे हैं, क्योंकि उनका एग्जिस्टेंस ही उसी से। क्योंकि जब तक इतने बुद्धू बने रहेंगे और इतने कार्टून टाइप के लोग रहेंगे, तभी जाकर के उनको पसंद करेंगे ना। अगर रैशनल हो गए और पढ़े लिखे हो गए और साइंटिफिक टेम्परामेंट आ गया, तो लॉजिक लगने लगेंगे, आर्ग्यूमेंट होने लगेंगे, क्वेश्चन होने लगेंगे, तो वो तो अगेंस्ट हो जाएंगे, रिजिम के अगेंस्ट हो जाएंगे। तो अभी का रिजिम तो यही चाहता है कि आप मूर्ख बने रहो और उसी टाइप का अपनी हरकतें करते रहो पागलों जैसी, तो उनके फॉलोअर बने रहेंगे। अदरवाइज किताबों की शरण में चले गए, लाइब्रेरी में चले गए, R&D में चले गए, एजुकेशन में चले गए, रिसर्च में चले गए, तो वाकई में भारत मजबूत होने लग जाएगा ना। फिर तो GDP में, नॉमिनल में भी और इसमें भी, PPP में भी, और हम तो वाकई में मजबूत हो जाएंगे। और ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का सही यूज हो गया तो ये तो हम तो विश्वगुरु वाकई में बन जाएंगे। तो ये देश द्रोही है, ये देशभक्त नहीं है। देशभक्ति ये नहीं है कि आप अपनी जनता को रैशनैलिटी से दूर करो, देशभक्ति ये नहीं है कि उसको एजुकेशन से दूर करो, देशभक्ति ये नहीं है कि उसको किताबों से दूर करो। ये तो देशद्रोह है, देश के साथ दुश्मनी है। ये देशभक्ति कैसे हो सकती है? ये राष्ट्रभक्ति कैसे हो सकती है? राष्ट्रभक्ति तो वो है ना जो देश को मजबूत बनाए, देश को रिसर्च की ओर ले जाए, देश को तर्कपूर्ण शक्ति दे। विवेकानंद तो अपने गुरु से तर्क कर रहे थे, आपने भगवान को देखा है और आप क्या आप मुझे भगवान दिखा सकते हैं? तो जिन विवेकानंद को हम आदर्श मानते हैं वो तो खुद ही तर्क के और लॉजिक के और रैशनैलिटी के वो हैं बंदे, और इसीलिए तो हम उनको मानते हैं कि कितने रैशनल थे, कितने साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले थे। वो पश्चिम से विज्ञान लाना चाहते थे, रिसर्च लाना चाहते थे और भारत को मजबूत बनाना चाहते थे। और यहां से केवल उन्होंने वेदांत को चुना, वेदांत को। कल मैं हिजाब के ऊपर भी जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने बोला है उसके ऊपर कुछ पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने यही कहा कि ये जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है ये इस्लाम के ऊपर दिया है कि इस्लाम की किताबों में कहीं हिजाब नहीं पहनना दंडनीय नहीं है। यानी अगर कोई हिजाब नहीं पहनता है तो उसको कोई पनिशमेंट नहीं लिखा हुआ है। तो वो जो एनालिस्ट थे अखबार में लिखने वाले, उन्होंने कहा अच्छा कोर्ट ये मानने को तैयार है कि हिजाब अगर कोई नहीं पहनता है तो किसी भी किताब में ऐसा नहीं लिखा है कि हिजाब नहीं पहनने पर आपको ये सजा दी जाएगी। तो क्या कोर्ट अब ये मानने को तैयार होगा कि जिन जिन चीजों के लिए पनिशमेंट लिखा हुआ है उनको फिर आप पनिशमेंट देने को तैयार हो? जैसे उन्होंने एडल्ट्री के लिए लिखा हुआ एक पनिशमेंट है। मुसलमानों में कई लोगों के एडल्ट्री या होमोसेक्सुअल मुसलमान भी हैं, या पत्नी के अलावा और महिलाओं से भी संबंध है पुरुष के, ऐसे मुसलमान हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी थोड़े दिन पहले ये फैसला दिया कि एडल्ट्री
जो है वो इलीगल नहीं है, यानी उसके लिए सजा नहीं दी जा सकती किसी आदमी को। अगर किसी के विवाह के अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ है किसी की, तो उससे उसको जेल नहीं भेजा जा सकता। तो अब आप कम से कम मुसलमान पुरुषों को तो भेजो वो यही बोलता है कि हिंदुओं को मत भेजो क्योंकि उनके धर्म में नहीं लिखा हुआ। लेकिन कम से कम अब आप तो धर्म की किताबों में ये वाली चीज लेके आ गए कि हिजाब अगर नहीं पहनते हैं तो कोई दंड नहीं है, तो पहनना जरूरी नहीं है इस्लाम के हिसाब से। आपने तो ये फैसला दे दिया, तो अब जरा इस पे विचार कर लो कि जिन चीजों के लिए दंड लिखा हुआ है किताब में, तो उसको मान लो। उसका उल्टा है ना ये, तो इसको मान लो। आपने तो एडल्ट्री को सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि नहीं, कोई एडल्ट्री जो है वो कोई गुनाह नहीं है, तो उसको गुनाह बनाओ फिर। तो दरअसल ये जो कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला है, इससे बहुत सारी चीजें खुलेंगी। एक और चीज आपने कहा कि हम ओरिजिन, किताबों का ओरिजिन हुआ है वहां की बात करेंगे, यानी कुरान शरीफ से ओरिजिन मानते हैं हम लोग। तो ओरिजिन के समय में जो किताब पहली बार लिखी गई थी तब की बातें मानेंगे कोर्ट में, बाद की बातें नहीं मानेंगे। ऐसे तो फिर हिंदू के हिसाब से देखोगे तो बोले ऋग्वेद को ही मानोगे ना बस ज्यादा से ज्यादा, या फिर सारे चारों वेदों को मान लोगे। उसके बाकी 99% अभी जो हिंदू धर्म में प्रथाएं हैं, कस्टम्स हैं, वो सब तो बाद की हैं, गुप्त काल की हैं। और यहाँ तक कि मूर्ति पूजा भी नहीं है ना उसमें, तो तभी तो दयानंद सरस्वती बोलते हैं वेदों की ओर लौटो, क्योंकि मूर्ति पूजा भी उसका पार्ट नहीं है। तो फिर ये जितनी भी मूर्ति पूजा है, तो कर्नाटक हाईकोर्ट का जो फैसला है बोले वो अपने आप में गले की हड्डी है, क्योंकि जो आप मुसलमानों के लिए दे रहे हो वो दूसरे धर्मों के लिए दोगे क्या? उनमें फिर वही आएगा ना कि धर्म ग्रंथ जब पहली बार लिखे गए थे उनको माना जाएगा, उनकी बातों को माना जाएगा। तो जितने हिंदू उत्साहित होकर के जुलूस निकाल रहे हैं कि ये तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने बहुत गजब कर दिया, तो उसके आगे का फर्दर अगर आप उसका वो करो तो कहां जाएगा? है ना खतरनाक चीज। तो ये होता है जब अज्ञानता में आनंद रहता है, अज्ञान में आनंद रहता है, आदमी को पता ही नहीं रहता है कि बस तो नाचता रहता है। लेकिन जैसे जैसे लोग एनालिस जो है आगे आएंगे, एनालिसिस करेंगे चीजों का, महंगी पड़ती जाएगी, बहुत महंगी पड़ेगी। अगर इन सब फैसलों को अगर आगे कैरी फॉरवर्ड करो, आगे जो जाएंगे प्रेसिडेंट्स बनेंगे, और अगर दूसरी कोर्ट इसका एनालिसिस करना शुरू करेगी इस आधार पे, तो फिर किसके ऊपर आएगी? आप कितनी सारी ऐसी चीजें प्रैक्टिस में लेके आते हैं जो मूल धर्म ग्रंथों में नहीं है, ढेरों प्रैक्टिस। तो हिंदू धर्म में तो 99%। तो ये सब चीजें बड़ी, ये आप पढ़ोगे ना, इसलिए द हिंदू और ये सब पढ़ा करो आप लोग, आपको चीजें मिलेंगी, पॉइंट्स मिलेंगे परीक्षा में लिखने के, ठीक है? तो ऐसे पकड़िए। प्रोपोर्शनलिटी, लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की बात होती है, आनुपातिकता का सिद्धांत कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आनुपातिकता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत, और जब आप किसी के सापेक्ष बात करोगे तो फिर वो कैसे जाएगा? केवल बहुमत के आधार पर ऐसा नहीं होता, हो अल्लाह या ऐसे नहीं होता, उससे बात नहीं बनती, लॉजिक से बात बनती। इसलिए रेशनल बनाना चाहिए, हमारी नई पीढ़ी को रेशनल होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला होना चाहिए, और रूल ऑफ लॉ को मानने वाले होना चाहिए। मानने वालों से होता है, देखो सोसाइटी को आप रूल से नहीं चला सकते, रूल बाय लॉ नहीं चला सकते, रूल ऑफ लॉ से ही चला सकते हो। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? ऑटोमेटिक होता है। रूल बाय लॉ में आपको लोग खड़े करने पड़ते हैं। तो सड़क पे सब लोग बाएं क्यों चलते हैं? क्योंकि ये रूल ऑफ लॉ है। अगर कोई बाएं ना चलना चाहे और पुलिस वाले पकड़ पकड़ करके बाएं चलाएं तो कितने लोगों को चला लेंगे? तो आप यहां से कहीं भी मुंबई चले जाओ कार लेके, 99% लोग तो आपको बाएं चलते हुए ही मिलेंगे ना, तभी तो आप आसानी से 80, 90, 100, 120 की स्पीड से जा पाते हो।
अगर आपको हर पल डर लगे कि नहीं ये जो इधर जा रहा है ये कभी भी इधर आ सकता है, तो आप जा पाओगे? आप न केवल अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो बल्कि उसके लिए भी कॉन्फिडेंट। किसके ऊपर विश्वास है आपको कि वो उधर से ही जाएगा, मेरे बगल से निकलेगा, इधर से बहुत नजदीक से निकलेगा लेकिन मेरे ऊपर होके नहीं निकलेगा, उसका रास्ता वो है। यही तो रूल ऑफ लॉ है। और हर 1 किलोमीटर पर 25 पुलिस वाले हों, हर 100 मीटर पर 2-2, 3-3 पुलिस वाले ही डिसाइड कर रहे हो कि ये इस तरफ चलेंगे, तो ये तो बहुत मुश्किल होगा फिर उनको चलाना। तो उस तरह से तो नहीं चला सकते। इसलिए ऑटोमेटिक जनता में ही सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, रूल्स का नॉलेज होना चाहिए, लॉ का नॉलेज होना चाहिए, और मुझे लॉ के हिसाब से बने रहना है, ये भाव होना चाहिए। ये अमेरिका में, इसलिए अमेरिका बहुत डिफरेंट कंट्री है। इसलिए वो जेलेंस्की के उकसाने पे भी नहीं आता, पुतिन के उकसाने पे भी नहीं आता, क्योंकि उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। उसके पास एक शानदार डेमोक्रेसी है, उसके पास एक शानदार रूल ऑफ लॉ है। पूरी दुनिया के लोग गाली निकाल रहे हो, बाइडेन लड़ा करके दूर हो जाता है, लड़ा करके दूर हो जाता है। नहीं, लड़ा करके दूर नहीं होता, उसे चिंता है अपने देश की, क्योंकि उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। वो ऐसे तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ सकता। उसने बड़ी मुश्किल से 200 साल में, 200 साल में ये संपत्ति कमाई है, रूल ऑफ लॉ, और उस पर पूरी दुनिया को ट्रस्ट है। इसलिए डॉलर का भी कुछ नहीं हो सकता। कई लोग बोलते हैं डॉलर के दिन अब गए, अब तो रूबल और रुपए में हम सीधा कर लेंगे, डायरेक्ट बाईपास कर दिया हमने। इतना आसान नहीं है बाईपास करना। रूल ऑफ लॉ को कैसे बाईपास करोगे? अपने सारे लोगों को सभ्य कैसे बनाओगे? रशिया वाले अपने सारे लोगों को सभ्य, रशिया वाले सारे सभ्य हैं तो सभ्य राष्ट्रपति कैसे लेके आएंगे? अब एक सभ्य राष्ट्रपति लाना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद 10-20 साल तक पूरी दुनिया देखेगी उस राष्ट्रपति को, और वो डेमोक्रेसी से लेके आना पड़ेगा। 99% वोट से नहीं, ये तो 99% वोट लेके आते हैं। उस पर तो फिर शंका हो जाती है दुनिया को कि ये इलेक्शन फर्जी है। वाकई में चुनाव जीत के आना पड़ेगा, और 4-5 चुनाव हो जाएंगे, और जब अच्छे राष्ट्रपति पूरी दुनिया देखेगी तब रूबल का भाव बढ़ेगा। अब तो गए काम से। तो जेलेंस्की को बचाना आ जाओ, आते क्यों नहीं जेलेंस्की को बचाने? तुमने तो कहा था कि नेटो में ये कर देंगे वो कर देंगे, कहा था, ठीक है, हमारे पास अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां। बाइडेन बहुत डीप थिंकर है, बहुत डीप थिंकर है। वो अपनी विरासत को, 250 साल की विरासत को इसमें झोंक नहीं सकते, ये तो पागल है। पुतिन का क्या? पुतिन तो एक ही आदमी है ना, पर पूरा रशिया तो है नहीं, क्योंकि वो तो देखो ऑटोक्रेट जो होते हैं ना, तानाशाह, वो अकेले होते हैं, ध्यान रखिए। डिक्टेटर जो होते हैं, तानाशाह होते हैं ना, वो अकेले होते हैं, सिंगल आदमी। उसको देश की चिंता नहीं होती कि उसके देश का क्या होगा, पूरे रशिया का क्या होगा, रशिया की इकोनॉमी का क्या होगा, रशिया की इज्जत का क्या होगा, रशिया के साइंस टेक का क्या होगा, बिल्कुल चिंता नहीं होती। उसकी फितूर होता है कि मेरी इज्जत मटिया मिट हो रही है, मेरी कुर्सी जा रही है, मुझे चैलेंज किया जा रहा है, मुझे कुछ नहीं समझा जा रहा है। बाइडेन को आप चिढ़ाओ चाहे जितना, बाइडेन अमेरिका नहीं है, पूरा अमेरिका अलग चीज है, बाइडेन अलग चीज है। इसलिए बाइडेन अमेरिका के हिसाब से सोचेगा, बाइडेन अपने खुद के हिसाब से नहीं सोच सकता, क्योंकि वो डेमोक्रेट, एक तो वो डेमोक्रेसी से आया और खुद डेमोक्रेट पार्टी का है। उस पार्टी का सिद्धांत रिपब्लिकन से अलग है। ट्रंप बिल्कुल अलग चीज था, उसमें डिक्टेटर वाला भाव था। इसलिए उसकी खुद की इज्जत कोई मायने नहीं रखता। आपको बाइडेन को जितनी गाली देना दे दो, वो अमेरिका के हित में ही सोचेगा, अमेरिका के इंटरेस्ट के अलावा नहीं सोच सकता। तो समझ में आ रहा? ये विश्लेषण आपको टीवी पे, न्यूज़पेपर में कहीं नहीं मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। तो बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि डेमोक्रेसी के हिसाब से, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से बता रहा हूं। और चूंकि मैंने खुद ने विजिट किया यूएस, तो मैंने खुद ने महसूस किया, इसलिए मैं बहुत अच्छे से बोल पा रहा हूं। मैंने वो चीज महसूस की है कि बाइडेन इतने सिंसियर क्यों है अपने देश के प्रति, वो उकसाने में क्यों नहीं आ जाते, यूरोप क्यों नहीं आ जाता, इतने आसान है। ऐसा नहीं है कि उनको चिंता नहीं है, उनको चिंता है, लेकिन वो अपने आप को इतने सारे लोगों को झोंक नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कमाया है, ये उनकी अचीवमेंट है। और यहाँ जिद है, यहाँ तो पुतिन की जिद है। पुतिन का क्या जाएगा?
उनका तो बहुत कुछ जा सकता है। खोने के लिए अमेरिका के पास बहुत कुछ है, पुतिन के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। पुतिन की कुर्सी जाएगी ज्यादा से ज्यादा। वो पूरे राष्ट्र का सम्मान लेके थोड़ी घूम रहा है रशिया का। वो तो डिक्टेटर है, ऑटोक्रेट है। तो डिक्टेटर आदमी देश का ख्याल नहीं करता। हिटलर ने जर्मनी का ख्याल नहीं किया था। हिटलर अपनी जिद के कारण लड़ रहा था। तो तानाशाह लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, ध्यान रखिए। सद्दाम हुसैन की जिद की वजह से इराक तबाह हो गया, ठीक है कि नहीं। और जेलेंस्की जो लड़ रहा है, जेलेंस्की को आप कुछ दूसरा भी मान सकते हैं, कायर भी कह सकते, कुछ भी कह सकते, लेकिन जेलेंस्की को एक तरह से अगर देखें तो वो भागा नहीं, अशरफ गनी भाग गया था। उसी से तो प्रेरणा मिली होगी कहीं न कहीं पुतिन को कि जब आक्रमण करते हैं तो राष्ट्रपति तो भाग जाता है रातों रात रुपया पैसा लेकर के। तो उसको लगा जैसे अशरफ गनी भाग गया था वैसे जेलेंस्की भाग जाएगा 24 घंटे में और मैं कब्जा कर लूंगा यूक्रेन पे। पर वो तो वहां खड़ा रहा, उसने आम आदमी को विश्वास दिला दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूं। उनको लगा राष्ट्रपति हमारे साथ है तो भिड़े हुए हैं। तो रशिया को ये बहुत अजीब लगा। पुतिन ने कभी सोचा नहीं कि आजादी जैसी चीज के लिए, फ्रीडम जैसी चीज के लिए कोई मरने को तैयार हो जाएंगे इतने सारे लोग। मतलब ये तो कमाल ही। और उन्होंने 15,000 से 20,000 रशियन मार दिए। और रशिया के लिए बहुत मुश्किल है, रशिया के लिए बहुत मुश्किल चीज है। अब वो जीत करके भी हार गया ना। एक तो इतना दिन हो गया तो अब तो जीतना भी कोई मायने नहीं रखता उसका। इतने दिन बाद जीतना मतलब हारा हुआ ही कहलाएगा रशिया। क्योंकि और वो तो बोल रहा है, अभी उसका विदेश मंत्री कौन था, कि 2 साल तक भी युद्ध चल सकता है। ये समझ ही क्या रखा है इसने। तो रशिया के पास खोने के लिए अब बहुत कुछ है। जेलेंस्की के तो अधिकांश लोग जो हैं वो दूसरे देशों में शरणार्थी बन गए और दुनिया भर से इतने डॉलर मिल जाएंगे कि वो रिकंस्ट्रक्शन कर ही लेगा, फिर से 2-4 साल में खड़ा कर लेगा यूक्रेन को। लेकिन रशिया तो दोबारा, अब रशिया अगर इस जगह पर आकर के जेलेंस्की से अगर समझौता करता है तो भी दिक्कत है। बिना लड़े चला जाता है अब आगे, लड़ाई को इसी स्तर पे छोड़ के चला जाएगा तो भी दिक्कत है। लड़ाई को आगे बढ़ाता है तो खर्चा होता है। मान लीजिए जेलेंस्की ने सरेंडर भी कर दिया और बोल दिया कि हाँ मैं आपकी बात मानूंगा, और जैसे ही वो मॉस्को पहुंचेगा और वो बोलता है नहीं मैं अब नहीं मानता, तो क्या वापस फिर से अटैक करने के लिए आएगा? तो बहुत मुश्किल वाला काम है। तो कुल मिलाकर के वो गया काम से। और हमेशा लड़ाई के जो नियम है, गेम थ्योरी पढ़ लीजिएगा, गेम थ्योरी जा करके, उसमें आपको युद्ध के कुछ नियम पढ़ने को मिलेंगे, गेम थ्योरी। तो गेम थ्योरी में आप पढ़ोगे तो ये होता है कि एस्केलेशन किए इसलिए जाता है कि डर बिठाया जाता है, सामने वाले में डर हो, दुनिया भर में प्रभुत्व हो। यहाँ तो डर बैठ नहीं रहा, क्योंकि जेलेंस्की को डरना चाहिए था और जेलेंस्की डर नहीं रहा। यही अपने आप में रशिया की हार है। रशिया की हार यही है ना, डर बैठना बहुत जरूरी है। और डर अगर नहीं बैठता है तो आपका आक्रमण ही बेकार हो जाएगा, इन्वेजन ही बेकार हो जाएगा। केवल मारने से भी बात नहीं बनती। रशिया ने मान लीजिए युद्ध भी जीत लिया, जेलेंस्की को भी मार दिया और पूरा यूक्रेन उसने हाथ में ले लिया, तो उसको हर 1000 लोगों पे 25 सैनिक रखने पड़ेंगे। तो रशिया की जनसंख्या के हिसाब से इतने सैनिक, यूक्रेन की जनसंख्या के हिसाब से इतने सैनिक रशिया के पास नहीं है, कि वो तो अपनी सुरक्षा करेगा अपने बॉर्डर्स पे या यूक्रेन में लोगों को रखेगा। तो जब आप किसी दूसरे की टेरिटरी को अपना बना के रखना पड़ता है तो वहां सेना बड़ी संख्या में लगानी पड़ती है। तो यूक्रेन में बहुत भारी मात्रा में सैनिक चाहिए, वो नहीं मिलेंगे उसको, तो फिर इंसर्जेंसी शुरू हो जाएगी, घुसपैठ शुरू हो जाएगी। तो उस घुसपैठ को संभालेगा कौन? तो अब राजा तो नहीं बन पाए ना, पुतिन राजा नहीं बन सकते यूक्रेन के कुल मिलाकर के। और अगर वो वहां के राजा बन जाए
उसके बाद जनता उनको राजा स्वीकार कर ले, तब जाकर के पुतिन की सफलता है। तो ये बहुत बहुत मुश्किल काम है। केवल युद्ध जीत जाने से भी कुछ नहीं होगा। व्याख्याएं समझ में आ रही है? तो ये व्याख्या आपको करके कौन बता रहा है? कोई टेलीविजन चैनल वाला ऐसी व्याख्या बता रहा है? तो बस ये है यूपीएससी का सोच, ये होता है, इन डेप्थ होता है। तो गेम थ्योरी के हिसाब से युद्ध के नियम क्या होने चाहिए, दुनिया भर के कन्वेंशंस क्या क्या है, युद्ध के क्या तरीके हैं, केमिकल वेपन्स कितना हो। आप दादागिरी तो दिखा रहे हो, लेकिन आपने दादागिरी दिखा दी। दरअसल क्या होता है कि चुप रहना और गंभीर रहना भी गेम थ्योरी में एक नियम है। जो बाइडेन इस पृथ्वी को 100 बार समाप्त कर सकते हैं, पूरी पृथ्वी को 100 बार। आप पूरी पृथ्वी को बनाओ, 100 बार खत्म, 100 बार बनाओ, 100 बार खत्म कर देंगे वो। इतना सब कुछ है उस एक आदमी के हाथ में, लेकिन वो चूं तक नहीं करता। यही तो गंभीरता होती है। थोता चना बाजे गना। और वो उछलते फिरते हैं लोग, नाटकबाज जो होते हैं, नौटंकी टाइप, वो उछलते रहते हैं, गंभीरता होती नहीं है। वो गंभीर आदमी है, वो जिम्मेदार आदमी है, तो वो वाकई में नष्ट कर सकता है। तो उसको मालूम है कि इसको पता नहीं कि ये क्या कर रहा है, मैं इसके उकसाने में नहीं आने वाला। तो वो उकसाने में आते नहीं है। तो पुतिन ने कहा, बोले मैं तो चला दूंगा न्यूक्लियर बॉम्ब भी। तो पुतिन तो बोल गया, बस ये बोलना ही। अब बोलने के बाद भी जेलेंस्की नहीं डरा, तो फिर बोलने का भी मतलब नहीं रहा। दरअसल क्या है कि न्यूक्लियर वॉर अभी तक तो हुआ नहीं कि एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर वॉर, और 30-35 करोड़ लोग मर जाते हैं। तो एक बार न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया, उसके बाद उधर चलाने वाला बचेगा कि नहीं, या न्यूक्लियर बॉम्ब भी बचेगा कि नहीं बचेगा। तो पहली बार जो चलाएगा वही जीत में रहेगा। तो इसका मतलब है जो मौखिक वॉर होता है ना कि मैं चला दूंगा, यही फाइनल होता है। मतलब असली में नहीं चला सकते। यही फाइनल होता है कि आपने बोल दिया कि मैं चला सकता हूं, और उससे अगर कोई नहीं डरता है तो फिर आपका वो चलाया हुआ भी बेकार हो गया। मतलब बात समझ में आई ना? मतलब इसका मतलब न्यूक्लियर वॉर भी बेकार है, तो वो तो डर ही नहीं रहा। उसको मालूम है कि आप नहीं चला सकते, ये भी समझ में आ गया उसको। तो गेम थ्योरी में आपको साइकोलॉजी समझ में आएगी, युद्ध की साइकोलॉजी समझिए। क्योंकि युद्ध हो रहा है इस साल, तो हो सकता है आपको युद्ध से संबंधित कोई सवाल का सामना करना पड़े। तो अपने आप में ये एक बहुत मजेदार चीज है। ठीक है? और ये सब आप बिना आर्टिकल पढ़े और बिना एनालिसिस समझे, मुझे नहीं लगता है कि इतनी डेप्थ समझ की वो तैयार होगी। ठीक है? तो आज का होमवर्क एक और ये दे दिया हमने आपको, युद्ध के नियम, दुनिया भर के युद्ध की कन्वेंशंस, संधियां कौन कौन सी हैं, ट्रीटीज कौन कौन सी हैं, क्या क्या नियम है, वॉरफेयर के मामले में क्या क्या नियम है, न्यूक्लियर वॉरफेयर, केमिकल वॉरफेयर। तो ये बोलना आसान है, अमेरिका ये सब हरकतें नहीं कर सकता। कभी भी उसने पुतिन ने जब उसको उकसाया अमेरिका को कि तुम ये मत सोचो कि मैं न्यूक्लियर बम नहीं चला सकता, मैं न्यूक्लियर बम भी चला सकता, उसके लिए भी तैयार रहना हो। बाइडेन ने ये नहीं कहा, उसने कहा सैंक्शंस लगाओ, ये वो, पुतिन पागल हो गया, ये वो ये। पर बाकी उसने ये नहीं कहा कि तुम चलाओगे तो क्या हम चुपचाप बैठेंगे, हम भी चला देंगे। तो ये तो फिर बढ़ावा हो जाता उस चीज का। या वो जो सोच रहा था वो बिल्कुल सही हो गया, यानी पुतिन का वार बिल्कुल सही लगा। वो उकसाने में नहीं आया, इसलिए पुतिन का फेल्योर है। कुछ बात समझ में आई? कई लोग बोलते हैं एक तो धमकी दे रहा है और एक चुपचाप सुन रहा है। ये नहीं, चुपचाप सुनना, धैर्यपूर्वक सुनना और शांत बने रहना भी एक वॉरियर की निशानी है, सबसे बड़े लड़ैया की निशानी है। वॉर में ये भी एक प्रयोग है। ठीक है? कि चुप रहना, उकसाने में नहीं आना उसके। नहीं तो कई बार वो आपसे खर्च करवा देता है ना, थका देता है, खर्च करवा देता है। तो ये खर्च करवा दिया, रशिया को खर्च करवा दिया। रशिया की इकोनॉमी, अब कितने दिन तक आप बाहर सेना का भार वहन करोगे ना, और कमाई धमाई ज्यादा नहीं है, लोग मर रहे हैं। और एक पीढ़ी, मैंने बताया कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, और खास करके एक पूरी पीढ़ी बिना फादर के तैयार हुई है रशिया की।
क्योंकि सारे मेल मर गए थे, केवल बूढ़े लोग और महिलाएं बची थी। तो ये जो पुतिन के उम्र के जितने भी लोग हैं, ये सारे 90% बच्चे, 99% बच्चे बिना पापा के बड़े हुए हैं, उनके फादर नहीं थे, इन सब युद्ध में मर गए थे। ये थी रशिया की स्टोरी। तो रशिया तो उस चीज को जानता है, और रशिया ने झेला है पहले, अभी फिर कर रहा है। तो सारे पुरुष जब मर जाएंगे आपके, तो काम करने वाले लोग तो केवल बुजुर्ग और महिलाएं बचेंगी और छोटे बच्चे बचेंगे रशिया में। तो वो राष्ट्र को कैसे सस्टेन करेंगे, कैसे आगे ले जाएंगे? और ऐसा कमजोर रशिया हमारे मित्र के रूप में भी किस काम का रहेगा? और फिर पड़ोसी चीन जो है वो बहुत ताकतवर हो जाएगा, तो ऐसा ताकतवर चीन हमारे लिए कितना खतरनाक होगा जहां रशिया बैलेंस करने के लिए नहीं होगा। तो ये विचार करने वाली चीजें हैं। बहुत सारे बिंदु मैंने दिए हैं आपको सोचने के, सोचिएगा उसके, कुछ नया थॉट मिले बहुत सारी। मैं चाहता था कि जानबूझ करके आपको नई चीजें मिले जो मार्केट में नहीं है, इधर उधर सुनने को न मिले। ठीक है, चलिए शांति पाठ।